सभी को नमस्कार। एक बार कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से मैं चली गई थी। मैं फिर से आ गई हूँ और इस बार पुख्ता तैयारी के साथ आई हूँ कि अब हमारा कनेक्शन ब्रेक ना हो किसी भी वजह से। तो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक साहित्य उत्सव मनाने के लिए, जिसको वाणी प्रकाशन समूह द्वारा मनाया जा रहा है। हम सभी लेखकों को जोड़ा जा रहा है, पाठकों को जोड़ा जा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उस समय में, जिस समय में पूरा देश बंद है, देश क्या दुनिया के 195 देशों को कोरोना से संक्रमित बता दिया गया है। ऐसी स्थिति में कई सारे देश लॉकडाउन की स्थिति में हैं। आज की ताज़ा खबर है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय के लिए लॉकडाउन होने वाला है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या किया जाए ऐसे में कि घरों में कैद होकर हमारा मन लगा रहे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, नए नए टैलेंट उभर कर आ रहे हैं। लोगों को शायद पता भी नहीं था कि उनके अंदर वो टैलेंट है जो उन्होंने पिछले 4 दिन में लॉकडाउन की स्थिति में अपने भीतर से खोज निकाला। लेकिन सबसे सही तरीका होता है पढ़ना, किताबों को जानना, उनकी बातें करना और उनसे सीखना। किताब एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को बहुत देर तक अपने भीतर जोड़ कर रखती है। वो शांत बैठकर न जाने कितनी देर एक किताब के साथ बिता सकता है। तो किताबों का ये उत्सव मनाना ही बहुत खूबसूरत बात है, जिसे वाणी प्रकाशन ने शुरू किया है। और ऐसे में हम सभी लोगों को, हम सभी लेखकों को अलग अलग शहरों से जोड़कर आप पाठकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। तो आज मैं अंकिता जैन आपसे इसी बारे में बात करूंगी और बात करूंगी किसानों की। मैंने ये विषय, या मेरे लिए विषय ज़्यादा उपयुक्त इसीलिए है क्योंकि एक तो मैं किसान हूँ, किसान की पत्नी हूँ, खुद खेतों में समय बिताती हूँ, खेतों में जाती हूँ। और इस समय, जिस समय में देश लॉकडाउन की स्थिति में गुजर रहा है, इस समय में मेरे खेतों में भी गेहूं खड़े हैं तैयार। तो हमारे सिर पर भी ये चिंता है कि वो गेहूं हम कैसे काटें, उन गेहूं के लिए क्या किया जाएगा, क्या कर सकेंगे हम उन गेहूं के लिए जब हमारे पास मजदूर नहीं है। तो क्या हम खुद ही खेतों में जाकर उन गेहूं को काटें। हमारी लौकी तैयार है, हमारी भिंडी जो मैंने अभी पिछले महीने ही लगाई थी खुद खेतों में जाके अपनी रेजा लोगों के साथ, वो भिंडी, उसमें पानी कौन देगा। और हमने खीरा लगाया था, गाछी तैयार है बहुत सारी सब्जियों की। पालक मेथी जो अंतिम निकालनी थी, उनको काटना था, उनका क्या करें। मटर जो हमारी तैयार, बिल्कुल आखिरी की मटर जो निकलने वाली है, उसका क्या करें। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में हमारे सामने आ रही हैं। सिर्फ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा या घर में कैद होकर क्या करें, यही एक समस्या नहीं है। इस देश के हजारों किसानों के सामने इस समय ये समस्या है कि वे क्या करें। तो इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे सामने जब मैं इस बारे में बात कर रही थी तो मैंने इस बारे में सर्च किया कि ये स्थिति सिर्फ मेरे यहाँ है या पूरे देश के किसानों के सामने है। मैंने अपने आसपास के लोगों से बात की। हमारा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो हमने बनाया हुआ है हमारे आसपास के सभी किसानों के लिए, जिसपे हम लोग ऑनलाइन उनको रिजोल्यूशन भी देते हैं। मेरे हस्बैंड समर्थ जो हैं वो किसानों की जो समस्याएं होती हैं कि भैया मिर्ची में कीड़ा लग गया, आप क्या करें, हम खुद बार बार वहाँ खेतों में जाकर नहीं देख सकते। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप। उस पर वो अपने खेतों की, अपने पेड़ पौधों की, सभी की तस्वीरें भेजते हैं और बताते हैं कि वो समस्या कब से शुरू हुई। तो हम उन्हें रिजोल्यूशन बताते हैं। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन नहीं, सॉरी, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं खेतों के लिए, तो हम उन्हें रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उस पर हम लोगों ने बात की। अपने आसपास के लोगों से हमने बात की कि इस समय में किसानों की स्थिति क्या है, वे लोग लॉकडाउन की स्थिति में क्या कर रहे हैं। शहरों में रहने वाले लोग जो एमएनसीज में काम करते हैं, उनकी कंपनी बंद है इस समय में, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन किसान तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता ना, उसको तो अपने खेत में पानी पटाने जाना ही पड़ेगा, उसको देखने जाना पड़ेगा कि गेहूं जो तैयार खड़ा है, अब क्योंकि इंसान रखवाली के लिए नहीं है तो इतने सारे पक्षी खेतों में उतर आएंगे और गेहूं खा जाएंगे, तो क्या करेगा। चूहों को भगाने के लिए किसान नहीं है तो चूहे पूरी फसल बर्बाद कर देंगे, तो किसान क्या करेगा। धान जो तैयार होके, जो आधे बिक चुकी है, जो मिसाई हो गई है, बिकने की स्थिति में किसानों की धान खेतों में पड़ी है, उसको अगर चूहे खा जाएंगे तो किसान क्या करेगा। तो इस स्थिति में, जिस स्थिति में देश बंद है, उस स्थिति में किसानों के पास वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी नहीं है। किसान वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, उसे तो खेत में जाना ही पड़ेगा। लेकिन 24 तारीख को जब देश बंद होने की घोषणा हुई, उस समय किसानों को ये नहीं पता था कि उनके आगे क्या समस्या आने वाली है। लोगों को भी ये नहीं पता था
कि अगर देश बंद हो गया तो उनके घरों में सब्जी सप्लाई कैसे होगा। किसानों को ये नहीं पता था कि चलो भाई गेहूं है, आज नहीं कटेगा तो 10 दिन बाद कट जाएगा, थ्रेशर आज नहीं चलेगा तो 5 दिन बाद चल जाएगा, किसी तरह परमिशन ले ली जाएगी, सरकार कोई ना कोई इलाज कर लेगी। लेकिन अगर लौकी आज नहीं तोड़ी गई तो 2 दिन में वो पक जाएगी। अगर सब्जियां आज नहीं तोड़ी गई तो वो पक जाएंगी, उनमें हो सकता है उनको चिड़िया खा जाए, उनको पक्षी खा जाए, उनको उनको जानवर खा जाएं खेतों में। इस समय स्थिति ये है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं ये लाइव अपनी खेत से करूंगी, वाटिका से करूंगी, लेकिन जब मैं वहां गई तो उस समय स्थिति ये थी कि जो पक्षी हमारे खेतों में सुबह शाम जिनकी आवाजें हमें आती थी, इस समय वो पुरजोर चिल्ला रहे हैं। वो शायद आजादी का जश्न मना रहे हैं कि इंसान कैद हो गए और हमें आजादी मिल गई। तो खेत से अगर मैं लाइव करती तो शायद मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पाती, इतनी तेज आवाज हमारे खेत में पक्षियों की आ रही है। कोशिश करूंगी कि अंत में 2 मिनट का लाइव खेत से कर सकूं और आपको दिखा सकूं कि वहां की स्थिति क्या है, और आप सुन सकें कि हमारे आसपास जो हजारों पक्षी रहते हैं वो उस समय जश्न मना रहे हैं इंसानों के कैद होने का। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि किसानों की स्थिति क्या है। कल की ही बात है, कल मैंने किसी से पूछा मेरे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पेट्रोल पंप है जो हमारा व्यवसाय है और खेत है। तो फिलहाल की स्थिति में हमारे दोनों ही व्यवसाय ऐसे हैं जिनको हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही एसेंशियल सर्विसेज में सरकार ने डाल दिए हैं। पेट्रोल पंप में भी सुबह 8 बजे से मारा मारी रहती है, सामान्यतः उसका समय था सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक। अभी सरकार ने उसको 8 बजे कर दिया है, तो 8 बजे से पेट्रोल पंप खुलता है और कुछ देर के लिए कुछ अलग अलग प्रतिदिन उसकी गाइडलाइंस बदल रही हैं। कभी 2 घंटे के लिए सामान्य जन के लिए खोला जाता है, कभी नहीं खोला जाता है। 1 मीटर की डिस्टेंस लाइन बनाई गई है। तो हमारे यहाँ कुछ स्टाफ आ रहा है जो पेट्रोल पंप में काम करता है। मेरे पति और ससुर भी वहाँ लगे रहते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं। पुलिस और सीआरपीएफ भी लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि लोग कॉपरेट नहीं करते हैं। आज सुबह ही एक महिला आई थी, वो कह रही थी कि उनको पूजा करने के लिए मंदिर जाना है और पेट्रोल चाहिए। उनको समझाया गया कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से नहीं निकल सकते हो, लेकिन वो नहीं मान रही थी। एक महोदय आए थे, उनको अपनी बच्ची को घुमाने जाना था, तो वो कहने लगे कि पेट्रोल चाहिए। तो ऐसी समस्याएं आ रही हैं। हम एसेंशियल सर्विस वाले लोग अपने घर बंद नहीं कर सकते, खेत बंद नहीं कर सकते, पेट्रोल पंप बंद नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो मैंने अपने एक स्टाफ से बात की, उनसे मैंने पूछा कि आपके यहाँ सब्जी कैसे आ रही है। आप क्योंकि जशपुर जो इलाका है जहाँ मैं रहती हूँ, ये कहने को एक जिला है, लेकिन बहुत छोटा सा कस्बा है। मतलब इसको आप एक बहुत छोटा सा टाउन मान सकते हैं, जो अलग अलग गांव से चारों तरफ से घिरा हुआ है। मैं जशपुर जिले का जो मेन शहर है उससे भी बाहर रहती हूँ। उससे 3 किलोमीटर बाहर एक छोटी सी नदी है, बाकी नाला जिसको कहते हैं। उस नदी को क्रॉस करके, उस ब्रिज को क्रॉस करके एक नया गांव शुरू होता है, ग्राम गम्हरिया। तो बेसिकली मैं ग्राम गम्हरिया की निवासी हूँ, और मेरे आसपास पतरा टोली, तोड़का चौरा, बड़ा गम्हरिया, ऐसे छोटे छोटे से गांव, छोटी छोटी सी बस्तियां बसी हुई हैं। और ये सारी बस्तियां आदिवासियों की हैं, क्योंकि जशपुर छत्तीसगढ़ का ट्राइबल इलाका है। यहाँ आसपास सभी आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, जो ज़्यादातर धान उगाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जशपुर इलाके के लिए ये खेती के मामले में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि ये धान का सीजन नहीं था। धान का सीजन होता है जून जुलाई। उस समय अगर लॉकडाउन होता तो यहाँ का किसान बर्बाद हो जाता। इस समय जो लोकल किसान हैं, जो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ से 5 एकड़ तक के किसान हैं, वो इस समय थोड़े शांत हैं। सिर्फ वही लोग परेशान हैं जो सब्जियां उगा रहे हैं। लेकिन उन लोगों की भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है जो लोग लोकल सब्जी उगाते हैं। जो व्यावसायिक सब्जी उगाते हैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। फिलहाल जो लोकल सब्जी उगा रहे हैं उनका हाल ये है कि मैंने अपने एक स्टाफ से पूछा कि आपके यहाँ सब्जी कैसे आ रही है। तो वो बोले कि भाभी हमको तो सब्जी की समस्या ही नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास 5 लोग लोकल सब्जी उगाते थे अपने छोटे छोटे से खेतों में। यहाँ का सिस्टम वैसा है कि घर है, घर के पीछे छोटी सी बाड़ी है 1 एकड़ की, किसान उसी में सब्जी लगाता है। उसने लौकी भी लगा ली, उसने भिंडी भी लगा ली, उसने पालक भी लगा ली, और वो रोज के बेस पे उसको सब्जी मंडी में बेचने जाता है, लोग खरीदते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो लोकल सब्जी मंडी में बेचने नहीं जा पा रहा है, तो वो अपने आसपास के लोगों को बेच रहा है। अब आप ये सोचिए कि
ये वो सिस्टम तैयार हुआ लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण लेवल पर, जिसके बारे में असल में गांधी जी बात करते थे, पूर्ण स्वराज की। गांधी जी कहते थे कि हर गांव अगर पूर्ण स्वराज अपनाएगा, हर गांव अगर अपने ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। मजबूरी में ही सही, फिलहाल ग्रामीण स्तर पर मैं वही देख पा रही हूँ और वही चीज समझ पा रही हूँ कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ 24 तारीख को, 25 तारीख की सुबह हमारे पास कई सारे फोन आए, आपके खेत में क्या क्या सब्जी है। ये लोग हमें रोज फोन नहीं करते थे क्योंकि ये लोग सब्जी बाजार से सब्जियां खरीदते थे। आज जबकि सब्जी बाजार में बाहर से सब्जियां नहीं आ पा रही थी तो लोग परेशान हो गए कि हम सब्जियां कहाँ से खरीदेंगे, हम क्या करेंगे। तो उनके फोन आने लगे कि आपके खेत में क्या क्या सब्जी है। जनरली हमारे खेत की जो सब्जी निकलती है वो रोज हमारे खेत की रेजा लोग बेचने जाती हैं और उनके भी ग्राहक बने हैं जिन लोगों को ऑर्गेनिक, क्योंकि हम पूर्ण ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कंप्लीट रसायन मुक्त खेती करते हैं, तो जो लोग इसको चाहते हैं वो हम लोगों से खरीदते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये बताऊं कि सामान्यतः ऑर्गेनिक खेती को ज्यादा दाम पे बेचा जा रहा है। पूरे देश में ये चीज सामने आती है, पूरे देश में हम ये चीज देखते हैं। जब मैं शुरू शुरू में यहाँ आई थी शादी के बाद, तो मेरे मन में भी एक सवाल था कि पूरा देश ऑर्गेनिक सब्जी को जब अधिक दाम पर बेच रहा है तो हम लोग इसको नॉर्मल दाम पर क्यों बेचते हैं। हमारे यहाँ का ऑर्गेनिक टमाटर बाजार में अगर 30 रुपए किलो मिल रहा है तो हम उसको 30 रुपए किलो में भी बेचते हैं। तो मेरे पति ने एक बहुत अच्छी बात कही थी उस पे। उन्होंने कहा था कि एक बात बताओ, देसी चीज और शुद्ध चीज सही दाम पर मिलनी चाहिए, और जो अशुद्ध है, जो गलत है, जिसमें केमिकल्स मिले हैं, उसको ये बताकर बेचना चाहिए ना कि इसमें केमिकल मिले हैं। जो शुद्ध है उसको ये बताने की क्या जरूरत है कि वो शुद्ध है। शुद्ध चीज तो वैसे ही प्रमाणिक होती है, जो अशुद्ध है उसको ये बताना चाहिए कि वो अशुद्ध है। तो ऑर्गेनिक और केमिकल का जो ये फंडा है, ये बहुत खिचड़ी पकी हुई है इसकी। इसके बारे में डिटेल में बात की जा सकती है और इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की भी है अपनी किताब में, जो वाणी प्रकाशन से आने वाली है। पांडुलिपि तैयार है, जिसका आने का समय जुलाई अगस्त था, पर अब शायद हमें उसको और टालना पड़े क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में ये चीज़ें बढ़ गई हैं। वो बात की बात है, कब आएगी किताब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने जा रहे हैं और अगर आप किसी लोकल किसान से नहीं खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये कोशिश करना, इन 21 दिनों के बाद मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे विनती है, आज कठिन समय में ये किसान आपका घर चला रहे हैं। ये वही किसान हैं जो इस पूरे देश को चला रहे हैं। ये पूरे देश में किसान ही एक ऐसा है जो अपना वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी सब्जी मंडी में जाएं और आप कोई लोकल किसान देखें तो उससे ये मत कहना कि भैया 5 रुपए कम कर लो। वो जितना आपको बोले उतने रुपए में आप उससे सब्जी खरीद लेना, क्योंकि किसान कभी भी लूटता नहीं है। वो उतने रुपए में ही आपको सब्जी बेचता है जितने रुपए में, जितने से वो मामूली सा मुनाफा कमा सके ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके। तो हमारे आसपास का इलाका, जो जशपुर का इलाका है, जैसे कि मैं पहले बता रही थी, हमारे आसपास के इलाके में फिलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि छोटे छोटे किसान जिन्होंने 1 एकड़ 2 एकड़ में सब्जियां लगाई थी, उनसे उनके आसपास वाले लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। दूसरी बात कि क्योंकि यहाँ पे जो लोकल प्रशासन है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी 25 तारीख से ही कि डोर टू डोर सब्जी सेलिंग करना उन्होंने शुरू की। तो इसके लिए भी उनकी पहली प्रायोरिटी लोकल किसान है ताकि उनकी सब्जी खराब ना हो। मंडियों की सब्जी तो बड़े शहरों में जा ही रही है, जो आपकी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज हैं वो सब्जियां मंगाई रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनसे प्रायोरिटी बेस पे सब्जियां ली जा रही हैं। और दूसरी बात कि इन किसानों से वो लोग भी संपर्क कर रहे हैं जो वॉलेंटियर बेस पे अपने तरफ से फूड पैकेट्स बनाकर बेच रहे हैं। तो जो लोग वॉलेंटियर कर रहे हैं, फूड पैकेट्स बनाकर बेच रहे हैं, उन लोगों को भी तो सब्जियों की आवश्यकता है। वो लोग सब्जियां कहाँ से लाएंगे। तो हमारे आसपास के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों से सब्जियां खरीदी जाएं। और जो लोग नहीं खरीद रहे हैं उनसे भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप वॉलेंटियर कर रहे हैं, फूड पैकेट्स बना रहे हैं, होटल वाले, घरों के लोग, बड़े बड़े हस्तियां जो फूड पैकेट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश करें कि उनके आसपास यदि कोई किसान है, गांवों में, कस्बों में, तहसीलों में बहुत सारे किसान होते हैं, तो आप अपनी पहली प्रायोरिटी ये रखें कि आप उन किसानों से सब्जियां खरीदें, किसी तरह संपर्क सूत्र निकालें और उन किसानों से सब्जियां खरीदें। गीता श्री मैम हमारे साथ जुड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि मैं बहुत सुंदर जगह रहती हूँ,
यहाँ ये रिसर्च के दौरान आई थी, आदिवासियों के बीच काम भी कर रही थी। ये बहुत अच्छी बात है और मैं तो कहूँगी कि हर व्यक्ति को यहाँ आकर देखना चाहिए, क्योंकि जशपुर जो इलाका है ये सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत अलग है। एक तो ये ट्राइबल एरिया है, दूसरा ये सतपुड़ा के जंगलों में बसा है, तीसरा यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। यहाँ से अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आपको रांची जो कि झारखंड में पड़ता है और झारसुगुड़ा जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहां से कनेक्ट होना पड़ता है, जबकि ये जशपुर जो जगह है ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये कनेक्टिविटी लेस है यहाँ पे। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत हद तक सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम है। यहाँ के किसान, यहाँ के लोग आपस में परस्पर सहयोग से काम करते हैं। तो ये तो हो गई ये बात कि यहाँ के किसानों की क्या हालत है। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ जो मैंने इस दौरान पढ़ी, क्योंकि हम किसान हैं तो हम भी ये चाह रहे थे कि क्या क्या सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, वो हमको पता चल सके। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन कई सारे लोग एक्टिव हो गए थे कि किसानों का क्या होगा, उनकी फसल का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे। बहुत मारामारी देखने को मिली मुझे फेसबुक पे। बहुत लोग परेशान हो गए थे, बहुत लोग कह रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे किसान आएंगे, किसानों की फसल खराब हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं तब भी ये बात सबको बोल रही थी कि थोड़ा धैर्य रखिए। अगर सरकार ने लॉकडाउन का डिसीजन लिया है, मार्च अप्रैल, क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है, मार्च अप्रैल और अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। तो अगर सरकार लॉकडाउन कर रही है तो वो किसानों के लिए भी कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए, भय मत फैलाइए, डर मत फैलाइए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। तो उसका सबूत ये है कि मेरे सामने ये दो रिपोर्ट हैं। मैं किसानों के मामलों में रिपोर्ट नहीं कह सकती इनको, बेसिकली ये दो खबरें हैं और ये दोनों खबरें गांव कनेक्शन न्यूज़ पोर्टल की हैं। मैं किसानों के मामले में गांव कनेक्शन न्यूज़ पोर्टल को बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि उस पे जो खबरें आती हैं वो बहुत ही ज़मीनी होती हैं, बहुत ग्राउंड रिपोर्ट होती हैं। उसमें भी अरविंद शुक्ला जी हैं, उनकी रिपोर्ट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो ये दो रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं। ये एक है 26 तारीख की, जिसमें लिखा है कि लॉकडाउन, मंडी तक किसान नहीं पहुंचा पा रहे सब्जी, राजस्थान में 2 ट्रॉली खीरा गायों को खिलाया गया। और ये है एक 27 मार्च की, जिसमें लिखा है कि जारी रहेंगे खेती से जुड़े काम, खुलेंगी खाद बीज की दुकानें, किसानों के लिए ये है सरकारी गाइडलाइन। अब आप देखिए कि एक दिन पहले यदि आप ये भय फैला रहे थे, ये कह रहे थे कि किसानों का क्या होगा, तो एक दिन का सब्र हमें रखना चाहिए। अब मैं इन दोनों ही रिपोर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़कर बताती हूँ कि 26 तारीख तक हमारा देश किसानों के बारे में बहुत चिंतित था। उसको लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि बंदी है, बंदी में मजदूर नहीं मिलते हैं, तो खेतों में कटाई कैसे होगी, कैसे सब्जियां मार्केट तक पहुंचेंगी, कैसे क्या होगा, ये सारी समस्याएं आ रही थी। और इस बीच ये समस्याएं आई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसानों का सारी समस्याएं हल हो गई या उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इस समय हमारा देश एक बहुत बड़े लगभग आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। हम एक ऐसी, ये युद्ध काल नहीं है, मैं सबको यही समझा रही हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमको समझना पड़ेगा। ये युद्ध नहीं है, ये संक्रमण है। संक्रमण फैलने से बढ़ता है। युद्ध में हमें डर होता है कि हम अपने घर नहीं पहुंच पाए तो हम लोगों से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन संक्रमण की स्थिति में हम जब तक एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ेंगे तब तक ये संक्रमण बढ़ने की कगार पर रहेगा। आज ही द क्विंट की एक न्यूज़ थी जिसमें कहा गया है कि भारत आज से स्टेज 3 पर पहुंच चुका है। हो सकता है कि ये डर भी हो सकता है कि ये सच भी हो, लेकिन अगर हम स्टेज 3 पर पहुंच गए तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हम वो देश नहीं है जहां पे सब कुछ ठीक रहता है। हम वो देश हैं जहां हजारों लोग सड़कों पे रहते हैं, जहां पुल के नीचे हजारों लोग अपना घर बनाते हैं, जहां मजदूर काम पर जाता है, जहां लोहे लक्कड़ वाले यायावर आज भी सड़कों पे टेंट लगाकर रह रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? हमें जितना हो सके सकारात्मकता फैलाने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, और अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं कि हम लोग घरों में हैं। लेकिन किसानों की स्थिति जो है वो ये कि 24 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ तो उस दिन यदि किसी किसान के पास कोई
सब्जी भरे ठेले थे, ट्रैक्टर थे, गाड़ियां थी जिनको चलने की उस समय परमिशन नहीं मिली थी, तो वो सब्जियां क्या खराब हो जाती हैं, वो गोडाउन तक नहीं पहुंच पाती, वो मंडियों तक नहीं पहुंच पाती, तो वो खराब हो जाती हैं। और असल में ऐसा हुआ भी। इसमें लिखा है कि लॉकडाउन में देश के किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर फल और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। यही बात मैं आपसे सबसे पहले कह रही थी कि ये वो समय है जिस समय में हम गेहूं की कटाई के लिए 5 दिन रुक सकते हैं, उसमें गेहूं खराब नहीं होगा। लेकिन सब्जियों के लिए हमको तुरंत फुरत कोई एक्शन लेना पड़ता, तो सरकार ने वो एक्शन 3 दिन में लिया भी। 26 तारीख की जो खबर थी उसमें ये बताया गया है, अरविंद शुक्ला जी ने ये खबर लिखी है। इसमें लिखा है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले में रहने वाले किसान बाल मुकुंद डांगी ने अपना करीब 2 ट्रॉली खीरा थक हार कर एक गौशाला में गायों को खिला दिया। बाल मुकुंद कहते हैं कि 25 मार्च को हमने खीरा तोड़वाया था जो करीब 40 कुंटल था। अगर वो जयपुर मंडी पहुंचता तो कम से कम मुझे 60,000 रुपए मिलते, लेकिन पुलिस गाड़ियों को आगे जाने नहीं दे रही थी। मजबूरी में मुझे पास की एक गौशाला में खीरा गायों के सामने फेंकना पड़ा। बाल मुकुंद का गांव बाड़ोन पिड़ावा तहसील में है, जो जयपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर है। अदिति जी कुछ कह रही हैं, मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अंकिता से 2 साल पहले का आयोजन में हाथ मिलाया था। अच्छा ठीक है, अदिति जी कुछ तारीफ में मेरी कह रही हैं, वो आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। सुशीला जी कह रही हैं, आपके वहाँ फसल की बिक्री की क्या सुविधा है? यह समय तो कठिन है पर इससे भी उभरेंगे, पर इंडिया के किसान के लिए शायद लगातार कठिन समय ही है अभी फिलहाल। सुशीला जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि मैंने ये दोनों खबरें आपके सामने पेश की, इसमें 25 मार्च को बालमुकुंद जी को अपने 2 ट्रॉली लगभग 40 कुंटल खीरा एक गौशाला को देना पड़ा था, क्योंकि उस समय पुलिस आगे नहीं जाने दे रही थी किसानों को, और उनके पास जो टूटा हुआ माल था, अगर हम जो जो सब्जियां फल जो खेतों में लगे हैं वो 1-2 दिन बाद टूटे, जैसे कि आज 28 मार्च को हमारे पास ये खबर आ गई है, ये रिपोर्ट आ गई है कि सरकार ने सभी नियम जारी कर दिए हैं। अब कृषि और उससे जुड़ी सारी चीजें, मैंने इसमें बाकायदा नोट्स बनाए, मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो खबर आई है उसमें लिखा है कि कृषि से जुड़ी सभी चीजों को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया गया है। ये बात हम सभी को पता चल जानी चाहिए कि अब खेती या उससे जुड़ी सारी चीज, हार्वेस्टर वगैरह तो पहले भी, परसों तक भी ये खबर थी कि हार्वेस्टर और खेती से जुड़े जितने भी साधन हैं उनके साथ 4 से 5 लोग खेतों में जा सकते हैं। ये परसों तक की खबर थी, लेकिन आज की खबर ये है कि कृषि से जुड़ी सभी चीजों को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया गया है, जिसमें अनाज मंडी ये भी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा फूड एग्रीगेटर्स, कमीशन एजेंट्स, मतलब कि जो बीच के दलाल होते हैं जो इन सब्जियों को मंडियों तक या सरकारी गोदाम तक पहुंचाते हैं, फॉरवर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड होलसेल बायर्स, इन सभी को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया गया है। मतलब किसानों का काम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। अगले जितने भी दिन बचे हैं, 21 में से 4-5 दिन तो खत्म हो चुके हैं। अब हमें सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि अगर सरकार ने इन सभी चीजों को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया गया है, ये नोटिस जारी हो चुका है, आप सभी लोग इसको गवर्नमेंट वेबसाइट से, न्यूज से, मीडिया से, सब जगह से पढ़ सकते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है इसमें? हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर कृषि से जुड़ी सारी चीजों को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया गया है, अनाज मंडियां चालू हो जाएंगी, जितने भी बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो चालू हो जाएंगे, उनको नहीं रोका जाएगा। जितने भी बीच में जो कलेक्टर्स होते हैं, जनरली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि छोटे लेवल पे जो खेती होती है, जैसे कि अभी तो क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में किसानों से सब्जियां खरीद ले रहे हैं, वो खेतों में जा जाके सब्जियां खरीद रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो चीज यहाँ 10-20 रुपए सस्ती खरीदता था किसान से, वो अमीर आदमी आज उसी किसान से 40 रुपए महंगी खरीदने को भी तैयार है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा आया है लोकल लेवल पर। और लोकल लेवल पर जनरली क्या होता है कि मान लीजिए जशपुर के इलाके में 50 किसान हैं जिन्होंने सब्जियां उगाई। अब वो उसने 1 एकड़ में यदि सब्जी लौकी उगा ली 1 एकड़ में, तो वो 1 एकड़ की पूरी लौकी तो खुद नहीं खा सकता, और वो एक दिन में पूरी लौकी ले जाकर मंडी में भी नहीं बेच सकता। तो वो क्या करे? तो उसके लिए जो दलाल की, मीडिएटर की, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिसको बोलते हैं, उसकी जो फैसिलिटी होती है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स एक पिकअप
माल बनाते हैं अपना पूरा, या एक ट्रक माल बनाते हैं, वो हर 1 एकड़ वाले 2 एकड़ वाले किसान के पास जाते हैं और उससे उसका वो माल खरीदते हैं और उसको फिर मंडियों में बेचते हैं। इसमें नुकसान किसान का ये होता है कि उसको अपना माल सस्ती कीमत पे बेचना पड़ता है, क्योंकि यदि वो नहीं बेचेगा तो उसका तो पूरा माल खराब हो गया, वो खुद जाकर बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके घर में मंडी में अगर वो चला जाएगा तो अगले 5 दिन तक खेतों में पानी कौन देगा। उसके घर में अगर 2 ही लोग हैं, बच्चा उसका बाहर पढ़ रहा है, तो वो किसान क्या करेगा। तो उसको मजबूरन वो सब्जी उस दलाल को बेचनी पड़ती है और वो दलाल बाहर मंडियों में जाकर वो सब्जी बेचता है। आज जो सिस्टम हमारा यहाँ बना लॉकडाउन की स्थिति में, जहां हम डायरेक्ट किसान से सब्जियां खरीद रहे हैं, वहां किसान फायदे में दिख रहा है। वो किसान नहीं जो व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ अभी लोकल किसानों की बात बता रही हूँ, व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों की स्थिति पर भी मैं बात करूंगी, पर लोकल किसान फिलहाल फायदे में है क्योंकि उसकी सब्जियां बिच रही हैं। हमारे यहाँ जशपुर में करबला चौक है, वहां पर लोकल किसानों ने अपनी एक छोटी सी मंडी लगा ली है, वहां पर जाके वो लोग सब्जियां बेच रहे हैं। सुबह 8 से 10 या बीच का कुछ समय ऐसा फिक्स किया गया है जब आप जाकर राशन खरीद सकते हैं, सब्जी खरीद सकते हैं, तो लोग वहां जाकर सब्जी खरीद रहे हैं। तो फिलहाल जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ग्रामीण स्तर है, जहां पर सब्जियां छोटे छोटे लोग छोटी छोटी जगहों पर सब्जियां उगा रहे हैं, छोटे छोटे खेतों में, वो फिलहाल अपनी सब्जियां बेच पा रहे हैं, उनकी सब्जियां खराब नहीं होंगी। अब व्यावसायिक खेती वाली जो बात आती है, व्यावसायिक खेती में क्या होता है। व्यावसायिक खेती में किसान बड़े लेवल पर सब्जी उगाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। गुना मध्य प्रदेश में पड़ता है, मेरा मायका है। वहां पर जुलाई में मैं गई थी, तो गुना से लेकर खनियाधाना जो मेरा ननिहाल है, वो करीब 195 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। 150 मानकर चलिए आप। उस 150 किलोमीटर के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन लगा हुआ था। ये वो इलाका है जहां कभी उड़द और मूंग भी लगा करते थे, लेकिन अब सिर्फ सोयाबीन लगता है, क्योंकि उड़द और मूंग केमिकल्स के प्रयोग से बार बार जल्दी जल्दी खराब होने लगे, तो वहां के किसानों ने वो उगाना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ सोयाबीन उगाते हैं और उस पूरे 195 किलोमीटर के इलाके में आपको दूर दूर तक सिर्फ सोयाबीन नजर आएगा। चाहे वो 1 एकड़ का किसान हो, चाहे वो 2 एकड़ का किसान हो, चाहे वो 5 एकड़ का किसान हो। बड़े खेतों की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो तो लगा ही रहे हैं, लेकिन छोटे किसान भी अब व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनको मुनाफा मिलता है। बट असल में देखा जाए, अगर हम केमिकल फ्री फार्मिंग करना शुरू करेंगे, तो जो लोकल जो सीजनल सब्जियां हैं, वो किसानों को ज्यादा फायदा दे सकती हैं। अब मैं वापस आती हूँ कि किसानों के लिए क्या समस्या आ रही थी और अब किसानों के लिए क्या फायदा मिल रहा है। तो बाल मुकुंद जी की बात मैंने आपको बताई थी कि उनको अपना इतना सारा माल खराब करना पड़ा। अब बाल मुकुंद जी की एक और बात है कि हमने सुना है कि सरकार ने कहा है मंडियां खुली रहेंगी, किसान अपना काम कर सकेंगे, लेकिन पुलिस का इतना खौफ है कि ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं चलवा रहे। ये समस्या आ रही है। अब ये ट्रांसपोर्टर और किसान का क्या कनेक्शन है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये फिर से बताती हूँ कि किसान को हार्वेस्टर के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास अपना खुद का संसाधन नहीं होता है, अपनी खुद की गाड़ियां नहीं होती, वो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट से और लोगों से गाड़ियां किराए पर लेते हैं और अपना सामान मंडी पहुंचाते हैं। तो अब ट्रांसपोर्टर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तो किसान अपनी सब्जी तोड़ के करेगा क्या, कैसे बेचेगा वो अपनी सब्जी। तो ये समस्या आ रही है क्योंकि पुलिस का डर था लोगों के पास। पुलिस के पास ये नियम नहीं पहुंचे थे कि आपको किसानों को या किसानों को नहीं रोकना। आज सुबह मैं छत पे कपड़े सुखाने गई थी तो मैं देख रही थी, क्योंकि मेरा घर जो है वो हाईवे पर है और घर के बाहर ही पेट्रोल पंप है, तो छत से पूरा हाईवे दिखता है। तो हाईवे पे 3 ट्रक जा रहे थे जो आलूओं से भरे हुए थे। तो अब किसानों के लिए समस्या नहीं आएगी क्योंकि उनका माल मंडियों तक पहुंचेगा। ये ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू हो चुकी है। एक और समस्या किसानों के साथ आ रही थी कि एक किसान की शिकायत ये थी कि वो सब्जी मंडी जा रहा था, सब्जी मंडी गया, उसको रोका नहीं गया बीच में क्योंकि उसके पास सब्जी थी, और जब वो वापस आया तो उसका चालान काट दिया गया पुलिस ने, क्योंकि उसकी गाड़ी खाली थी, तो पुलिस को पता नहीं था कि उसके पास सब्जी है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव ये है गवर्नमेंट को कि लोकल लेवल पर हर जिला अधिकारी को या हर
ग्राम पंचायत वालों को एक छोटे छोटे से पास की सुविधा इन किसानों को दे देनी चाहिए कि जब वो किसान अपनी सब्जी लेकर मंडी की तरफ जाता है तो पुलिस की तरफ से एक पास काट कर उनको दे दिया जाए। जैसे हम लोग एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं और वहां गाड़ियां लगाते हैं अपनी, तो उनको एक पास काट कर दे दिया जाता है ताकि हमें ये पता रहे कि ये वही गाड़ी है। तो ये फैसिलिटी शायद गवर्नमेंट करे तो किसानों का खाली गाड़ियों का चालान नहीं कटेगा जब वो मंडी से वापस आ रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं किसानों की आ रही थी जब वो अपना सामान कर रहे थे। एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी संतरे की, इसके बारे में भी ये लिखा गया है। एक ट्वीट थी जिसपे लिखा था कि सर, गांव पालना में लॉकडाउन से संतरे की फसल में बहुत नुकसान हो गया है और इसके साथ ही पानी और तेज हवा से भी बहुत नुकसान हो गया है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप कोई ना कोई हल अवश्य निकालें। नागपुर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में संतरे की फसल होती है और अगर 21 दिनों में लॉकडाउन रहता और किसानों को खेत नहीं जाने दिया जाता तो संतरे की फसल पूरी बर्बाद हो जाती। अब आपको ये तो पता चल गया कि किसानों की समस्या क्या थी, और फिलहाल मैंने ये भी बता दिया है कि किसानों को क्या क्या राहत मिली है। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं वो ये हैं, हमारी या किसानों की जिम्मेदारियां क्या हैं वो ये हैं कि आपसे, यदि आपके आसपास में बहुत सारे किसान जुड़े हैं तो आप उन तक ये जानकारी पहुंचाइए कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है। किसान अगर खेतों में जा भी रहे हैं तो वो दूरी बनाकर काम करें। यदि उनको दिखता है कि उनके आसपास काम करने वाला कोई व्यक्ति है, वो खांस रहा है, छींक रहा है या उसको बुखार है, तो तुरंत हेल्पलाइन पे कॉल करें। अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें ट्रेन करें। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत एडवांस हैं, उनके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके पास इंटरनेट होता है, वो ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो पॉजिटिविटी अगर हम फॉरवर्ड करेंगे, किसानों के लिए जितनी भी सुविधाएं आई हैं, यदि आपको फॉरवर्डेड मैसेज आगे पास करना ही है तो आप किसानों के लिए जो सुविधाएं, फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी उनको आगे फॉरवर्ड करिए और उनको बताइए कि आपके लिए ये सुविधाएं आ चुकी हैं, आप परेशान मत होइए। एक और चीज कि अगर आप लोकल लेवल पर लोकल लेवल के किसान हैं, लोकल लेवल पर खेती कर रहे हैं, तो मजदूरों के लिए परेशान होने से बेहतर है कि आप अपने आसपास के किसान भाइयों को इकट्ठा करें, उनसे कहें, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। जशपुर या छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर ये होता है कि किसान मजदूर के लिए इंतजार नहीं करता। इस बारे में बहुत विस्तार से मैंने अपनी किताब में लिखा है जो वाणी प्रकाशन के साथ आएगी। उसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक खेत में यदि धान लगनी है तो उस खेत में धान लगाने के लिए उस गांव के पूरे लोग जाते हैं। उस किसान का पूरा रिश्तेदार, उस किसान की बेटी, बेटा, बहू या उनके जो भी रिश्तेदार खेतों में रहते हैं, आसपास के गांव में जो उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो सभी लोग जाते हैं और वो उनसे आपस में उनका ये परस्पर संबंध होता है कि आज मेरे खेत में धान लग रही है तो मैं तुम्हारे खेत में आ गई, कल तुम्हारे खेत में धान लगेगी तो मैं तुम्हारे खेत में चली जाऊंगी। तो ये मजदूर को बाय करने की जो समस्या है ये लोकल लेवल पर उतनी नहीं होती है। वो लोग आपस में ही एक दूसरे के खेतों में जाकर काम कर लेते हैं और आपस में ही अपनी समस्या सुलझा लेते हैं। इस समय गेहूं अगर किसी ने लगाया है उसको काटना है, सब्जी अगर किसी ने लगाई है उसको तुड़वाना है, तो वो किसान आपस में यही जो उनका नियम चला आ रहा है उसको अपना रहे हैं। मजदूरों की जो समस्या थी वो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बाद से फिलहाल रिजॉल्व हो जानी चाहिए। बाकी समस्याएं तो आएंगी क्योंकि हम लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारा अनाज खराब हो सकता है बहुत सारी सब्जी भी खराब हो, लेकिन सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं हो रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। उद्योग का नुकसान हो रहा है, उद्योगपतियों का नुकसान हो रहा है। हालांकि उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अगर 100 करोड़ नहीं भी कमाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वाले हैं, उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। राशन दुकानों का भी बहुत नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन गुमटियों वालों का, उन ठेलों वालों का जो रोज खाना बनाकर बेचते थे, रोज समोसा कचौड़ी बनाकर बेचते थे, रोज कमाते थे, उन लोगों का भी नुकसान हो रहा है। तो हम हाय तौबा करके तो रिजोल्यूशन निकाल नहीं लेंगे, सॉल्यूशन निकाल नहीं लेंगे। एक और चीज जो है वो मैं जो यहाँ कहना चाहती हूँ कि किसानों की जो समस्या है ये सिर्फ 24 तारीख से नहीं आई है। जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, किसानों को ये हो गया, किसानों को वो हो गया, किसान कैसे करेगा, लॉकडाउन कर दिया सरकार ने, व्यवस्था नहीं की, फलाना ढिमाका, इनमें से बहुत से लोगों को मैंने देखा जो लोग
4 दिन पहले होने वाली बारिश में पकौड़े खा रहे थे और ओलावृष्टि के मजे ले रहे थे कि बर्फ पड़ रही है। ये लोग भी चिल्ला रहे हैं कि किसानों का क्या होगा। तो सरकार, आप ये सुन लीजिए कि किसानों का नुकसान सिर्फ लॉकडाउन से नहीं हुआ है। किसानों का इससे भी ज्यादा नुकसान होता है जब तेज हवाएं चलती हैं, जब बिजली गिरती है, जब पानी गिरता है, जब ओले पड़ते हैं। तो किसान सिर्फ लॉकडाउन में परेशान नहीं होता है। हमारे आसपास के बहुत सारे किसानों ने चना लगाया था, बारिश पड़ी, चना फट गया। इस बार हमारे अपने खेत में हमें मटर 4 बार लगानी पड़ी, क्योंकि हर बार पाला पड़ जाता था, मतलब ओस इतनी पड़ती थी सर्दियों में कि मटर गल के खराब हो जाती थी। उस समय कोई लॉकडाउन नहीं चल रहा था, लेकिन नुकसान हुआ। हमारे अलावा बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ। भिंडी हमने बोई, भिंडी लगाने के 3 दिन बाद इतना तेज पानी पड़ा कि पूरी भिंडी बह गई। दोबारा हमको भिंडी लगानी पड़ी। उसमें लगाने की मेहनत, उसमें बीज का खर्चा, उसमें पानी पटाया उसका खर्चा, ये सारी चीजें भी किसानों के सामने आती हैं। तो ये सिर्फ लॉकडाउन की स्थिति नहीं है जब किसान परेशान है, ये पर्यावरण की मार भी किसानों के ऊपर पड़ती है। तो उस पर भी आपको उतना ही सचेत रहना चाहिए। जब आप पकौड़े खा रहे होते हैं बारिश में और ओले के मजे ले रहे होते हैं, तब भी किसानों के लिए थोड़ा रोया करिए, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी समझ सके। आज आप जब सड़कों पे निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे पक्षी चैन की सांस ले रहे हैं, कितने सारे वृक्ष चैन की सांस ले रहे हैं। तो ये सब सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। सरकार की पैरवी नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार अपनी तरफ से पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही है। वो निभा पाएगी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां जो हमें निभानी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जशपुर जिले में सब्जी की बात हो गई, चना की बात हो गई, गेहूं की बात हो गई। इस समय जो जशपुर जिले में सबसे महत्वपूर्ण समय रहता है वो रहता है मिर्ची का। मिर्ची तुड़ाई, मिर्ची बहुत बड़े स्तर पर जशपुर के आसपास के खेतों में लगाई जाती है। सन्ना का पूरा क्षेत्र ही लगभग, सन्ना के क्षेत्र के पूरे किसान लगभग मिर्ची लगाते हैं। तो मिर्ची की जो समस्या आती है, मिर्ची खराब हो जाती है बारिश से, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है किसानों की मिर्ची से। ये लॉकडाउन से बर्बाद नहीं होती है, ये बारिश से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि अतिवृष्टि और अनावृष्टि खेतों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति में उनको ये समस्या, यदि बारिश नहीं होती है तो मिर्ची के खेतों को समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मिर्ची के खेतों में इस समय पानी देने का टाइम है, तोड़ाई का नहीं। अब मेरा समय लगभग हो चला है, तो मैं आपको खेत की तरफ ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि खेतों का इस समय क्या नज़ारा है, पक्षी इस समय क्या चहचहा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुशीला जी ने एक सवाल पूछा है। हाँ, धर्मवीर जहांगीर जी कह रहे हैं कि इस अवस्था में छोटे कोल्ड स्टोर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये शायद वो समय है जो हमें ये सिखा पाए कि ग्रामीण स्तर पे पूर्ण स्वराज क्या होता था और हम छोटे छोटे लेवल पे अपने काम करना शुरू कर दें। सुशीला जी कह रही हैं कि मैं खुद किसान हूँ और गन्ने, गेहूं और धान की खेती करते हैं, पर सरकारी तौल के हालात जर्जर हैं। सुशीला जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या होता है कि धांधली जो होती है वो सिर्फ ऊपर अपर लेवल पर नहीं होती है, धांधली शुरू होती है लोअर लेवल से। छोटे 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 स्तर पे एक ने 5% खाया, एक ने 10% खाया, एक ने 15% खाया, पर हमें दिखता वो है जो लाखों में होता है, और जो हजारों और सैकड़ों में होता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं और हमें ट्रेन टिकट नहीं मिलता तो हम खुद भी 500 रुपये की रिश्वत देके एक सीट खरीद लेते हैं। तो ये जो सरकारी तौल का मामला है, ये सिर्फ बड़ी अनाज मंडियों में नहीं है, ये लोकल लेवल पर भी है। और इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन ये है कि मैंने अपनी किताब में भी इस बारे में लिखा है कि अगर किसानों को सही तरीके से ट्रेन किया जाए, अगर हम खुद ये जिम्मेदारी उठाएं। मान लीजिए मैं अपने इलाके के 100 किसानों की जिम्मेदारी लेकर बैठी हूँ कि मैं अपने किसानों के 100 किसानों को, ये इलाके के 100 किसानों को ये सिखाऊंगी कि आपको किस तरह अपना सामान बेचना है, आप किस तरह अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं, किस तरह अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है उनको मैं रिजॉल्व करूंगी। आपके बच्चों को ट्रेन करेंगे, हम उनको एडवांस तकनीक सिखाएंगे, उनको इंटरनेट से जोड़ेंगे और डायरेक्ट, मान लीजिए कि कोई दलाल है जो एक ट्रक लेकर आया और उसने 1 एकड़ वाले सारे किसानों की लौकी खरीद ली, तो उस दलाल को सब्जी बेचने की जगह क्यों ना वो किसान ही 5-5 किसानों के एक समूह बनाए और वो कहें कि एक बार सब्जी बेचने एक किसान जाएगा, ताकि
बाकी 4 किसान उसके खेत की रखवाली करें। अगली बार सब्जी बेचने दूसरा किसान जाएगा ताकि बाकी 4 किसान उसके खेत की रखवाली करें। तो ये जो परस्पर सेवा का जो फंडा था वो हमें वापस अपनाना पड़ेगा अगर हमें ग्राउंड लेवल से जो रिश्वतखोरी है उसको बंद करना है। हम अपर लेवल को सिर्फ दोषी नहीं ठहरा सकते, ये सब बहुत नीचे से शुरू होता है। बहुत तो चलते हैं खेत की तरफ। मैं आपको खेत में ले जाती हूँ और वहां आपको दिखाती हूँ, और खेत में पहुंचकर आपको एक बात और बताऊंगी। ये आपको नज़ारा दिखा देती हूँ। ये हमारा ऑफिस है वैदिक वाटिका का। ऊपर पूरा देसी स्टाइल में बना हुआ ये ऑफिस है। यहाँ से वैदिक वाटिका का सारा काम होता है, मार्केटिंग और सेलिंग और सारी चीज़ें। और उसके बाद अब हम चलते हैं खेत की तरफ। कम बेईमान नहीं है हमारे देश में। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नाशपाती के पेड़ हैं। नाशपाती के पेड़ की एक खूबी मैंने पहले भी इस बारे में लिखा था और मैं दोबारा बताती हूँ कि नाशपाती के जो पेड़ होते हैं ये इस सीज़न में जब पतझड़ होता है, पतझड़ में जनरली सारे पेड़ सूख जाते हैं। ये सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं ये हमारे खेत के पेड़ हैं, इनमें पत्ते नहीं बचे, ये सब खत्म हो गए। लेकिन नाशपाती का जो पेड़ होता है ये उस सीजन में पनपता है जिस सीजन में सब कुछ खत्म हो रहा होता है। तो ये जीवन सिखाने का एक निराला तरीका है नाशपाती के पेड़ का। और मज़े की बात कि सर्दियों के मौसम में ये पक्षियों की आवाज़ें आपको आएंगी। ये सावित्री हैं जो हमारे खेत में काम करती हैं। अभी खेत के काम के लिए रोज़ आ रही हैं, पास में ही रहती हैं हमारे घर के। ये गाछी यहाँ तैयार होती है वैदिक वाटिका की। सारी गाछियाँ यहाँ तैयार होती हैं, पहले यहाँ तैयार किया जाता है उनको और उसके बाद खेत में लगाया जाता है। ये ये अमरूद के पेड़ जितने भी आप यहाँ से लाइन से देखेंगे ये सारे पेड़ मेरे बेटे के जन्मदिन पर लगाए गए थे। हम लोग हर साल उसके जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं और कुछ यहाँ लगाए, कुछ दूसरे खेत में लगाए। इस साल भी लगाना था लेकिन लॉकडाउन में तैयारी नहीं हो पाई और वो लग नहीं पाया। तो यहाँ आप देखेंगे कि सब्जियाँ लगी हुई हैं। अब ये सब्जियाँ तैयार हो रही हैं। पत्ता गोभी लगा है, पपीता लगा है, आगे भी आपको दिखाऊंगी ये लाल भाजी लगी है। ये इस तरह से ही छोटे छोटे स्तर पे जो लोकल किसान हैं वो किए जाते हैं। यहाँ आपको छोटे यहाँ आपको इस वाले खेत में हमारे 2 खेत हैं। एक ये खेत है जिसमें हम रहते हैं, जिसके सामने हम रहते हैं, और एक खेत यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो जो ये वाला खेत है इसमें हम टेस्टिंग करते हैं क्योंकि हम वैदिक वाटिका में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जो भी दवाइयाँ खाद हम बनाते हैं, पहले उनकी टेस्टिंग करते हैं हम खुद अपने खेत में छोटे छोटे प्लॉट्स में, और उनके सक्सेस होने के बाद ही उनको मार्केट में उतारा जाता है। ये देखिए, ये जो मार पड़ी है इस पे, ये मटर है। ये मटर पे जो मार आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मटर जो ख़राब हुआ आप देख सकते हैं। ये मटर जो ख़राब हुआ है ये लॉकडाउन से ख़राब नहीं हुआ। ये जो अभी ओले और बारिश पड़े थे ये पूरा मटर उससे ख़राब हो गया है। तो ये लॉकडाउन की ही समस्या नहीं है जिसमें किसान परेशान होता है, किसान और भी चीज़ों से परेशान होता है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये पूरा हमारा खेत है जहाँ छोटे छोटे लेवल पे छोटे छोटे प्लॉट्स में हम लोग सब्ज़ी लगाते हैं और काम चलता है। ये देखिए, इस बार पत्ता गोभी हमारी पूरी ख़राब हो गई। ये आप देख सकते हैं, इसमें से ये पत्ता गोभी में कीड़े लग रहे हैं, बारिश की वजह से ये सब ख़राब हो जाता है। ये खीरा हमने लगाया था
आपको आम और लीची के बौर भी मैं दिखा देती हूँ। जिनको लीची के बौर देखने हैं वो देख सकते हैं, बौर आ चुके हैं। अब आप सोचिए कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बौर आना तो रुकेगा नहीं, ये तो आ ही जाएगा। ये हमारे बेड्स हैं जिनमें केचुआ खाद तैयार होता है। ये वो मशीनें हैं जो समर्थ ने अपने हाथ से बनाई थी जब उन्होंने काम शुरू किया था आज से 5 साल पहले। तो खाद छानने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने काम शुरू किया था तो उन्होंने ग्राउंड लेवल से काम शुरू किया था और अपने किसी भी बड़ी फंडिंग को इस्तेमाल किए बिना वो हर काम को लोकल लेवल पे ट्राई करना चाह रहे थे कि एक छोटा सा किसान जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, अगर वो अपने लेवल पे सारे काम करना चाहेगा तो वो कैसे करेगा। तो ये मशीन तैयार करवाई थी खुद से। ये कोई बड़ी मशीन नहीं है, ये हाथ से चलाने वाली मशीन थी जिससे खाद छानी जाती थी। तो इस तरह की 3 मशीनें बनाई थी। अब हमारे यहाँ बड़ी मशीन आ चुकी है खाद छानने के लिए। ये सबसे पुराना ऑफिस है वैदिक वाटिका का, जो 6 साल पहले तैयार हुआ था। इसमें हल्दी टूटकर रखी गई है, ऑर्गेनिक हल्दी है ये पूरी। ये ऑर्गेनिक हल्दी अब बस तैयार होगी और सुखाकर इसको तैयार किया जाएगा पूरा। ये कंप्लीट ऑर्गेनिक हल्दी है। यहाँ आम के भी पेड़ हैं और लीची के भी पेड़ हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा खेत है, इसमें आप देखेंगे कि ये वैसे खेत नहीं है जो जनरली दिखाए जाते हैं। इसमें जगह जगह घास भी उगी हुई है, पत्ते भी हैं। तो प्राकृतिक खेती और रसायन मुक्त खेती का जो फंडा है वो यही है कि उसमें आपको ज़मीन को सुखाना नहीं है। अगर हम ज़मीन से ये पत्ते हटा देंगे, ये घास हटा देंगे, जो जंगली घास होती है जो फसल को नुकसान पहुंचाती है उसको तो बेशक हटाना पड़ता है, लेकिन जो घास नुकसान नहीं पहुंचाती है उसको वहीं खोद कर दबा दिया जाता है और पत्तों को हटाया नहीं जाता है। मतलब ज़मीन को नंगा नहीं छोड़ा जाता है। ज़मीन अगर ढकी हुई रहेगी तो ज़मीन की नमी बनी रहेगी और कम से कम पानी में खेती हो सकती है। ये टमाटर लगा है, अब अगर बारिश हो जाती है या ओले पड़ जाते हैं तो ये पूरा टमाटर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर भिंडी बोई गई है। ये भिंडी 2 से 3 बार में लगाई गई क्योंकि बारिश आई थी और ये भिंडी खराब हो गई थी। तो ये मेड़ों पे हमारे यहाँ नींबू लगा हुआ है। मेड़ों का सदुपयोग किया गया है नींबू के लिए। आप पूरे खेत में कहीं भी जाएंगे लाइन से नींबू लगा हुआ है। मेड़ का उपयोग इसी तरह किया जाता है खेतों में। जो रसायन मुक्त खेती होती है वो मल्टी क्रॉपिंग बेस्ड होती है। मतलब आपको सिर्फ एक ही फसल नहीं उगानी है, आपको बहुत सारी फसलें अलग अलग अपने खेत में लगानी है ताकि मिट्टी को मजबूती मिलती रहे, उसको भी अलग अलग चीज़ें मिलती रहें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने शरीर को सिर्फ विटामिन से नहीं चला सकते, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए, आपको आयोडीन भी चाहिए, आपको आयरन भी चाहिए। तो वैसे ही मिट्टी होती है। जो रसायन मुक्त खेती होती है वो मिट्टी को मजबूत बनाने पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी, अगर आपकी मिट्टी मजबूत होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी। ये हमारा जो ग्रीन हाउस हमने बनाया था ये आंधी बारिश में पूरा बर्बाद हो गया, फट के ख़त्म हो गया। अब इसको दोबारा तैयार करेंगे जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम लोग जो भाजियाँ हैं वो सब लगाते थे। अभी थोड़ी सी जगह में लगी हुई है जहाँ छाँव आ सकती थी, बाकी जगह अभी छोड़ी हुई है। इस मेड़ पर पूरा नींबू लगा हुआ है लाइन से। इस मेड़ का भी नींबू के लिए इस्तेमाल किया है। ये ऊपर जामुन का पेड़ है और इसके आगे पूरा अभी हम लोगों ने जंगल छोड़ा हुआ है। यहाँ पर ये वाला जो इलाका है ये आप देख रहे हैं, ये सामने पूरे बांस लगे हुए हैं और इस इलाके को हम लोग कभी भी खेती के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ आपको घूमती हुई दिख जाएंगी। अभी कहीं सांप भी होगा, मुझे नहीं पता।
ये पूरा जो इलाका है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पक्षी रहते हैं। ये बांस के झुरमुट हैं बहुत सारे और इसमें हज़ारों पक्षी रहते हैं। इस पूरे इलाके को हम लोग कभी भी खेती के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। नीचे वाली ज़मीन जो है उसको साफ़ करके फ्यूचर में प्लानिंग ये है कि यहाँ पर कोई अच्छा सा कमरा बनाया जाए जिसको उन लोगों को, क्रिएटिव लोगों को रहने के लिए दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल इसको जंगल छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ तितली पक्षी, ये तितली उड़ रही है, वहाँ एक तितली है, बहुत सारी तितलियाँ हैं यहाँ पे, ढेर सारी तितलियाँ आपको दिख जाएंगी। ये लाइन से यहाँ पपीते लगाए गए हैं। ये पपीते हैं जो देसी पपीते होते हैं, हाइब्रिड नहीं होते हैं। उनको कितने जो अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं पपीते, तो उनमें जो छोटे कम हाइट में जल्दी फल देने लगते हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। और इसके नीचे का जो इलाका है खेत, वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लगाने की प्लानिंग है, बट फ़िलहाल उसको छोड़ा हुआ है क्योंकि बारिश के दिनों में उसका भी ग्रीन हाउस जो है वो लगभग ख़त्म होने वाला था, तो उसको आगे तैयार करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। तो ये है पूरा हमारा किसान और खेत और सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप लोगों को बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन चाहिए, कैसे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, क्या किया जाता है, कैसे शुरू की जाती है, तो आप वैदिक वाटिका पर हमसे जुड़ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और मेरा समय भी हो गया है, 4 बज गए हैं। उम्मीद है आपको ये सब देखकर अच्छा लगा होगा और मुझसे बात करके अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं जल्दी ही। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर टकराएंगे। और वाणी प्रकाशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा उत्सव शुरू किया है जिसमें बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, लेखक अपने पाठकों से जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।